डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पीडीएफ नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। इससे पहले चैप्टर नंबर जो 16 है आपका, उसके अलावा फिर 15 चैप्टर है और फिर आपका 14। अभी आप दे रहे हैं 13 नंबर। तो इस तरह से आपके चलते जाएंगे। इसके बाद में 12 नंबर आएगा, इसके बाद में 11 आएगा, फिर 10 आएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस के लिए जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए, ये साइंस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ लेना। और इसमें बिल्कुल वही चीज़ छांट के लिखी जा रही है जो क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना होता है, या एमसीक्यू फिलअप्स या वन वर्ड बनते हैं और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और ये हिंदी में है। इसका अगर इंग्लिश वर्जन चाहिए तो इंग्लिश का भी पीडीएफ अलग से दूसरा इंग्लिश का वीडियो बनाया जाता है, उसमें आप देख सकते हैं। यानी कि दोनों सब्जेक्ट आप चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा पीडीएफ। यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में देख लीजिए क्या पढ़ना है हमें। पहले वाले अध्याय जो इससे पहले वाला आएगा वो केवल विद्युत आएगा, उसके बारे में हम इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसको। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के अन्य क्या क्या प्रभाव होते हैं विद्युत धारा के वो। इसमें एक आस्टेड थे जो 1777 से 1851 तक रहे थे और इन्होंने बहुत अच्छी एक थ्योरी दी थी और उनकी थ्योरी की वजह से ही आज रेडियो और टेलीविज़न जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी मॉडिफाई हो चुका है पर इनकी बेसिक थ्योरी से ही हम लोग आज जो है इन्वेंट कर पाए रेडियो और टेलीविज़न को। इसीलिए उनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक यानी कि एक रखा गया यूनिट, और उस यूनिट को ऑस्टेट बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी एमसीक्यू में या रिक्त स्थान में या आपके वन वर्ड में पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गई। इसके बाद में ऑस्टेट ने क्या प्रयोग किया था, एक सर्किट ली थी छोटी सी, उसमें एक रेजिस्टेंस लगाया था, एक कुंजी लगाई थी और यहाँ पे बैटरी सेल वगैरह दे दिया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया और इसके दो एंड पे एक्स और वाई के बीच में एक तांबे की तार लगाई थी। इस तांबे की तार में के पास में जो है यहाँ पर एक छोटा सा जो है ये रखा था, इसका नाम था द्युसूचक, यानी कि दो जो है ये दिशाएं बताएगा। तो ये द्युसूचक जो है, जब इसमें करंट एक बार जब पॉजिटिव रखा गया और इस तरह से फ्लो किया गया तो ये इसका डायरेक्शन जो इस तरह से था और फिर इसी करंट को फ्लो कर को प्लस वाले को इस साइड में प्लस किया गया, इस साइड में माइनस किया गया, यानी कि धारा जो है इस तरह से बहने लगी तो इसका डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यही चीज़ इसमें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताई गई है ताकि इससे समझ में आए कि ऑस्टेड ने किया क्या था और कैसे पता चला था कि चुंबक जो है दिशाएं बताती है विद्युत के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ आपका लिखा हुआ, आप इसको पढ़ोगे, मैंने आपको बोल के समझा दिया, आप देख लेना। अब आ जाइए चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये हमें बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन हमने उसकी लिख दी है। द्विसूचक क्या होता है, जो अभी आपको मैंने एक घड़ी जैसी दिखाई थी डायल, ये देखिए ये वाला, तो ये द्विसूचक है और ये होता क्या है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा ये डेफिनेशन आप देख लेंगे यहाँ से। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में आपकी चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, चुंबकीय रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये सब कुछ आप अच्छी तरीके से पहले से थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपको नॉलेज होगा, लेकिन यहाँ पर पूर्ण नॉलेज आपको दे दी गई है इस चैप्टर की। तो यहाँ पर आप आराम से इस डायग्राम को जरूर याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चित्र को प्रदर्शित करिए या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आरेख को खींचिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अगर आपको इंग्लिश वर्जन में चाहिए, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी पीडीएफ अवेलेबल कराई गई है, दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ दूसरा वीडियो हमेशा आता है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन के दो वीडियोस आते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हिंदी का आता है और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपके दो दिशाएं प्रकट होती हैं। ठीक है, और जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हमेशा बंद वक्र बनाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सिंपल लाइन में, अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है अतः छोड़ करके लिखना है, सीधा सीधा। ये पूरा डेफिनेशन लिखोगे तो अतः लिखना है, नहीं तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एक बंद वक्र बनाती हैं। आपने अभी अभी ऊपर देखा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आपने देखा, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं भी खुला नहीं है, चारों पूरा बंद है ये। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर साउथ पोल से बात करें नॉर्थ पोल तक जा रहा है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, एक ही डायरेक्शन में ये मूव करेगा। या तो साउथ से मूव कराइए, एक्चुअली ये नॉर्थ से ही मूव होता है, तो नॉर्थ से इस तरह से मूव होकर के ये गोला जो है बनाता है, इस तरह से फिर घूमेगा, फिर ये बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा बंद आकृति होती है, यही चीज़ इसमें बोली गई है। उसके अलावा जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक गुण आप देख रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है, बगल बगल से निकल रही है लेकिन काट नहीं रही है, तो ये भी एक गुण होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, रीजन दीजिए, तो इसका ये रीजन ही है, छोटा सा ये रीजन, बहुत लंबा चौड़ा इसका रीजन है ही नहीं, बहुत छोटा सा रीजन है, तो इसी को आप लिख देंगे पॉसिबल रीजन। और जो भी आपका 2 मार्क्स का पूछेगा तो 2 मार्क्स दे देगा, अगर 3 मार्क्स में भी पूछता है तो 3 मार्क्स दे देगा, केवल 2 लाइनों से, क्योंकि इसका बड़ा आंसर हम नहीं लिख सकते। हाँ, इसको लंबा चौड़ा कहानी बनाना चाहो तो, लेकिन मेन रीजन जो है यही है, छोटा सा। उसके अलावा जो है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, निकटता पर निर्भर करती है, रेखाओं की निकटता पर निर्भर करती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो जितनी ज़्यादा निकट होगी वहीं पर जितना ज़्यादा चुंबकीय बल जो है देखने को मिलेगा, और जहाँ पर निकटता कम हो जाएगी वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है दुर्लभ हो जाएगा, या फिर बोलते हैं कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं किसी चुंबकीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो अभी अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था द्विसूचक का चित्र, जिसमें एक ही डायग्राम था। यहाँ पर 2 डायग्राम है, एक में करंट जो है आपका, अगर सपोज करिए ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आप अच्छी तरह से जानते हो, ये घड़ी है और घड़ी का बीच में ये आपकी सुई होती है। अगर सुई इधर चलेगी तो ये क्लॉकवाइज हो गया, अगर सुई इधर चलेगी, सुई अगर इधर चलती है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अभी देखो डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है इस तरफ है, तो ये मतलब इसमें डायरेक्शन इस तरफ चल रहा है, सुई इस तरफ चल रही है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन जो है इधर की तरफ चल रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की तरह चल रहा है, घड़ी की तरह सुई जैसे घूमती है इस तरह से, 24 घंटे देखते हो आप घड़ी में। तो ये दो, किसी विद्युत धारा चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र 2 तरह से उत्पन्न होते हैं, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, यानी कि एक नॉर्थ पोल डिनोट करेगा और एक साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव डिनोट करता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट बताया गया समझाने के लिए, केवल आपको इसके जो कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें क्या क्या दिए गए हैं उसको यहाँ पर बता दिया गया है, तो इसको पढ़ लेना। और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, ये भी एक छोटा सा पार्ट है आपका। तो इस अंगुष्ठ नियम में क्या होता है कि जब आप अंगूठा ऊपर रखते हैं और पूरी मुट्ठी को बंद करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा आपको पता चलती है। यहाँ पर आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका इसको क्या, एक चीज़ और है, ये जो नियम है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे ही मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछता है, देखिए बहुत समय से कॉर्क स्क्रू नियम नहीं पूछा गया, तो इस बार कॉर्क स्क्रू पूछ सकता है कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम क्या होता है और लॉ क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह का ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है सीधा सीधा एक प्रतिरोध दे रखा है, वो भी प्रतिवर्ती प्रतिरोध है। उसके अलावा यहाँ पे एम्पियर मीटर दे रखा है, यहाँ पर कुंजी दे रखी है, और यहाँ पर जो है सेल बैटरी है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ मतलब नियम से जो है आप आराम से पता कर सकते हैं। तो इसमें विद्युत धारा की दिशा जो है आसानी से देख रहे हैं कि आप इसमें इस तरह से, क्योंकि आपका पॉजिटिव जिधर है पॉजिटिव से चार्ज होता है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मतलब उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर तक जो है आपका विद्युत या कण जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तभी जाके आपका बिजली जो है वो आगे मूव होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, इस तरह से ये चल रहा है। अब यहाँ पे विद्युत धारावाही वृत्ताकार का पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पाश के कारण भी कभी पूछता है। अभी सोलेनॉइड आएगा, सोलेनॉइड को भी पूछता है। तो ये यहाँ पे इस तरह का डायग्राम है, आपको अच्छी तरह से बताया होगा। सीधी रेखा वृत्ताकार पाश का आगे का हिस्सा है, और ऐसी रेखा पाश का पीछे का हिस्सा दर्शाती है। तो यहाँ पे खाली स्थान कौन सा हो सकता है, सीधी रेखा की जगह कौन सा आएगा, ये भी आप एज्यूम कर सकते हो। बस आपको केवल थोड़ा सा मतलब आपको डाइवर्ट करने के लिए, मतलब आप थोड़ा सा बुक को समझो, इसलिए ये दे रखा है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। परिनालिका, जिसको सोलेनॉइड बोलते हैं, तो परिनालिका क्या होती है, परिनालिका में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इसमें सब कुछ जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, मतलब हर चीज़ बता दी गई है। और इसको ज़रा ध्यान रखना, इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबक जो है वो क्या होता है, तो ये परिनालिका के द्वारा ही उत्पन्न होता है, ये आप इसमें पढ़ लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा वाही चालक पर बल कैसा लगता है, उसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जिसको एम्पियर ने किया था। आंद्रे मैरी एम्पियर थे, एम्पियर के नाम से ही फिर वो एम्पियर जो आप जानते हैं AMPERE। ठीक है, एम्पियर नामक एक जो है यूनिट आप पढ़ते हैं। एम्पियर किसका यूनिट है, तो यह होता है करंट का, इसका करंट का, यानी कि जिसको बोलते हैं हम विद्युत 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 का ये क्या है, मात्रक है।
तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट छोटा सा केवल आपको समझाने के लिए, और इस के बीच में जो हमने परिस्थितियाँ दर्शाई हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद में देखिए विद्युत अर्थात मतलब आरोपित बल की दिशा किस पे निर्भर करती है, तो विद्युत धारा की दिशा पे। ऑब्वियस सी बात है, विद्युत धारा इधर मूव कर रहा है या विद्युत धारा इधर मूव कर रहा है, तो ये भी है। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा पर भी मूव करता है कि वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती हैं, साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती हैं। मैक्सिमम जो होता है आपका वो आपका नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन हम भी चेंज कर सकते हैं, जब करंट को उल्टा कर दे तो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। उसके बाद में फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आता है, दस्त नियम आता है, तो दोनों ही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा, अंगूठा को बोलते हैं हम थंब, और टी एच से होता है थ्रस्ट, और थ्रस्ट क्या होता है, बल। ये याद करने का तरीका है, टी मतलब बल, थ्रस्ट। और फिर उसके बाद में फोर फिंगर आता है, फोर फिंगर जानते ही हो आप, माध्यिका, मिडल फिंगर अलग आएगा। तो आपका फोर फिंगर आता है, इसका एफ डिनोट करता है फील्ड, फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और मिडल फिंगर जो है वो उसका एम डिनोट करता है मोशन, यानी कि विद्युत धारा के मोशन। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, मध्यमा उंगली, तर्जनी और अंगूठा क्या क्या डिनोट करता है। ये सारे तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत होती है, यानी कि तीनों की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से 90 डिग्री पे चलेगी, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल 90 रहती है, एक दूसरे पे हमेशा ये 90 रहते हैं। अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एक जो होता है ना, यहाँ से बिल्कुल सामने आपके सीधे निकलेगी, आपके नाक के आपकी नाक को टच करते हुए यहाँ से बिल्कुल सीधे, इस कोने से बिल्कुल सीधा। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये टेढ़ा मत समझो, ये समझो कि आपको ये इस तरह से सीधी आ रही है। अब ये भी सीधी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये 3D डायग्राम नहीं है। तो आपको तीन, एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, अगर दूसरा 90 डिग्री बनाना है तो इससे सीधा बिल्कुल बाहर निकाल दूंगा, बिल्कुल बाहर, लैपटॉप से बाहर, या फिर आप जो स्क्रीन देख रहे हैं उससे बाहर निकाल दूंगा, तो एकदम 100% 90 डिग्री बन जाएगा। ये भी 90 बनेगा और जो लाइन होगी वो भी 90 डिग्री ही बनाएगी। चलो इसको समझ गए आप। अब आ जाइए, इस नियम से क्या क्या चीज़ें होते हैं, इसमें सब कुछ बताई गई है। तर्जनी क्या बताती है, मध्य क्या बताता है, अंगूठा क्या बताता है, विद्युत मोटर क्या होता है ये आपको पता ही होगा। विद्युत मोटर के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, विद्युत मोटर के क्वेश्चंस हमेशा मैंने कराए हैं, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप अपनी प्लेलिस्ट 10th क्लास की प्लेलिस्ट देख लीजिए, जिस भी बोर्ड के हैं सभी बोर्ड्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप कॉमेंट सेक्शन में डिमांड करते हैं कि सर हमें हमारी 10th क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए, मैं अगर जैक बोर्ड का हूँ तो जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एमपी बोर्ड के या फिर HBSC बोर्ड के जो कि आपका हरियाणा बोर्ड है, या फिर राजस्थान बोर्ड के, सभी के सेम NCERT सिलेबस चल रहा है। तो NCERT सिलेबस जो है सभी के लिए सेम है, इसीलिए कोई टेंशन लेना नहीं है। माइकल फैराडे जो है ये इनका विद्युत प्रेरण नियम आपको आता ही आता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद में गैल्वेनोमीटर जो है क्या होता है, ये कैसा उपकरण होता है, इसके बारे में हमने बता दिया। इसका चिन्ह कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। प्रथम क्रियाकलाप जो है यहाँ पे, क्रियाकलाप क्या है, यहाँ पे हमने ले लिया एक कॉइल से है, यहाँ पे N और S पोल है। अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो एक बार तो गैल्वेनोमीटर इस तरह शो करेगा, एक बार इस तरह शो करेगा। सारा प्रयोग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं, कुंडली 1 और कुंडली 2 के हिसाब से, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा प्रयोग। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको आपको समझना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है 2 बार लिख दिया है, तो इसको आप देख लेना, मैं आपको नोट्स में से इसको हटा दूंगा। उसके बाद में फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है, इसमें अंगूठा जो है वो अब क्या करता है, गति बताती है, और जो है तर्जनी क्या बताती है, वो चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और मध्यमा क्या बताती है, विद्युत धारा बताती है। जबकि वाम हस्त नियम में अलग था और दक्षिण हस्त नियम में ये अलग है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस नियम के अनुसार जो जो चीज़ें हैं मैंने फिर से मेंशन करी हैं। उसके बाद में आपका विद्युत धारा जो है, इसमें एक प्रत्यावर्ती धारा होती है और एक आपकी डिस्क धारा होती है। ये आपका AC बोलते हैं इसको, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और DC इसको बोलते हैं डिस्क धारा को, यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। D से डिस्ट ध्यान रखना, और प्रत्यावर्ती के लिए P नहीं है बल्कि A है, ये ध्यान रखना। अल्टरनेटिंग करंट जो है साइनसोइडल वेव में चलता है। एक बार ये फुल 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लेगा, फिर ये 0 होगा और फिर से 50 हर्ट्ज़ की लेगा, फिर तो ये एक साइकिल हो गया। एक साइकिल के बाद में फिर से ऊपर उठेगा और फिर आएगा 0 पे, और फिर आकर नीचे वापस आ जाएगा 0 पे। तो यह होता है आपका सेकंड साइकिल। इसी तरह से अगला साइकिल अगर आप करेंगे तो इस तरह से जाएगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से वापस उठेगा इस तरह से, और फिर आगे इस तरह से चलता रहता है। तो ये होती है प्रत्यावर्ती धारा,
AC। और जो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको आवर्ती बोलते हैं हिंदी में, तो आवर्ती होती है इसकी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है। और अमेरिका में यही प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वहाँ पर 60 हर्ट्ज होती है। तो हमारे वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, चाहे आपका पंखा हो, गीजर हो, लाइट हो, फैन हो, ये हो वो हो, सब कुछ 50 हर्ट्ज के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी कि अगर आप अमेरिका की मोटर या बल्ब ला के अपने यहाँ लगाओगे तो उसमें दिक्कत आएंगी, या चलेगा नहीं, या तो प्रॉब्लम कर देगा। तो क्योंकि हर्ट्स अलग अलग है, आवर्ती अलग अलग है, अमेरिका की जो आवर्ती है वो अपनी अलग है, उसने अपने हिसाब से रखी है, ताकि कोई भी दूसरा देश जो है अपने सामानों को यहाँ पर यूज़ ना कर पाए, वो उन्हीं का ही सामान खरीदे। तो हाँ, अपना अपना नियम होता है। सबसे ज़्यादा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चलती है सभी देशों में मैक्सिमम, और 60 हर्ट्ज जो है रेयर चलती है, ये रेयर होती है। मतलब रेयर बहुत बड़ी मुश्किल से कोई कोई देश चलाता है, बाकी सभी जगह पे क्या चलती है, 50 हर्ट्ज। ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड होता है 50 हर्ट्ज। और फिर आपका जो डायरेक्ट करंट होती है DC, जैसे नाम से ही आपको साबित हो रहा है डायरेक्ट करंट, यानी कि सीधी जाएगी, उसको कहीं मुड़ना उड़ना नहीं। अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट हो रही है, ये घूम रही है फिर रुक रही है, मतलब जीरो हो रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है फिर जीरो हो रही है फिर बढ़ रही है घट रही है, अल्टरनेट हो रहा है। और यहाँ पे डायरेक्ट करंट हो रहा है, तो डायरेक्ट मतलब सीधी जाती है, इसमें कोई कर्व नहीं होता, ये सीधी ही चलती है डायरेक्ट करंट, ठीक है। और ये AC से ज़्यादा खतरनाक होती है DC। अब आप सोचोगे DC AC से क्यों ज़्यादा खतरनाक होती है, तो इसके बारे में आप 12th में जाकर के पढ़ोगे, 11th में ही पढ़ोगे। अभी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि AC जो करंट है आप अपने घरों में यूज़ करते हो, ठीक है। घरों में जो सप्लाई होती है वो AC होती है, और DC जो सप्लाई होती है आपके इंस्ट्रूमेंट्स में होती है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, जिसमें आपका सबसे टीवी में भी आपका, देखो टीवी में AC तो देते हो, लेकिन DC कैसे काम करती है, जैसे आपका रिमोट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मोबाइल चार्जर यूज़ करते हो, आपका मोबाइल चार्जर जो है ये भी क्या है, आपका DC है। तो जो ऐसे युक्ति जो आपको डायरेक्ट छूने से हाथ में करंट नहीं मारती, वो सारे के सारे DC होती हैं, डायरेक्ट करंट होती है, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अभी आपके लोअर लेवल पे आपको ज़रूरत नहीं है इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए, लेकिन DC बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। AC तो फिर भी आपको झटका उटका मार करके थोड़ा तड़पाव करके छोड़ भी दे एक बार, लेकिन DC ने अगर एक बार आपको पकड़ा तो नहीं छोड़ेगी। लेकिन आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो DC नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है, वो 3 वोल्ट 4 वोल्ट में ही सीमित रहते हैं, 5 वोल्ट मैक्सिमम। इसके बाद में डिस्क धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, यानी कि अब हम सीधा सीधा बोलें कि DC जो है वो AC के हिसाब से क्यों लाभवत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, यहाँ पे AC, ठीक है, सब कुछ। तो यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ लेना है। अब इसके बाद में है घरेलू परिपथ कैसा होता है, और उसमें विद्युत मने तार क्या होता है, उसके बाद में उदासीन तार क्या होता है, यानी कि जो आपका पॉजिटिव होता है जिसको लाल बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो गया। उदासीन तार जिसको हम बोलते हैं काला तार, ये आपका नेगेटिव हो गया। और एक जो है आपका हरे कलर का तार होता है, ठीक है, हरे कलर का तार बोलिए या फिर तांबे की पट्टी बोलिए, ये आपका जो है उदासीन होता है, न्यूट्रल बोलते हैं इसको, ठीक है। न्यूट्रल जो होता है ये आपके ज़मीन में गाड़ा जाता है, ताकि आपको शॉक लगे तो वो आप बच पाए, और जो है सारा का सारा जो वो करंट है वो ज़मीन में चला जाए। इसी तरह से आप बरसात में देखते हो कि बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमकती हैं, आसमान में बिजलियाँ चमकती हैं, और ये बिजलियाँ क्या है, कहीं ना कहीं गिरती हैं। इनका मेन रीज़न है ये गिरती हैं, और ये गिरती हैं तो हमेशा क्या होती है, किसी न किसी को नुकसान पहुँचाती हैं। और नुकसान तब नहीं पहुँचाएंगी जब आपके पास में इस तरह का एक भू संपर्क तार लगा हो, और उसका जो टर्मिनल है वो ऊपर हो। कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे जो आपके टावर्स होते हैं, या फिर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, उसके अलावा कंपनीज होते हैं, सभी जगह पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली का उपयोग किया जाता है वहाँ पर भू संपर्क तार लगे होते हैं, ताकि बिजली अगर गिरती है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग मतलब बिजली का कड़कना, और अरेस्टर मतलब उसको गिरफ्तार करने वाला। तो जब आप किसी छत पे देखोगे जो बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बहुमंजिला बिल्डिंग हो, या इंडस्ट्री का बिल्डिंग हो, या फिर बहुत बड़े ऑफिस का या मॉल का बिल्डिंग हो, तो वहाँ पर एक छोटा सा एंटीना जैसा ऐसा लगा रहता है, और उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे लगा रहता है। किसी किसी में तो एक छोटा सा यहाँ पे एयर शॉक भी बोलते हैं, वो लगा रहता है, मतलब हवा का दिशा बताता है, हवा किधर से चल रही है, इधर से चल रही है, इधर से चल रही है, उस तरफ वो घूम जाता है। चारों दिशाओं में से जिधर भी हवा चलेगी ये घूमता रहेगा। और इसी पे लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहता है, जैसे ही बिजली कोई गिरती है, अगर मान लो इस प्लांट को तहस नहस करेगी, तो उससे पहले लाइटनिंग जैसे गिरेगी तो सारा का सारा यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे वो खींच लेगा यहाँ पे, और इसको खींचने के बाद में यहाँ से ज़मीन के अंदर इसको डाल देगा। तो इस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर काम करती है। इसका डिस्कस वर्जन जो है आप 11th 12th में पढ़ेंगे, अगर आप साइंस लेके जाते हैं तो यहाँ पर जो है
ये विद्युत परिपथ जो है आपके घरों में कैसा होता है, ये आपके बुक में भी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और आप जरूर कमेंट करके बताना कि घरों में जो आप यूज़ करते हैं विद्युत, वो आपका समांतर क्रम में होता है या श्रेणी क्रम में होता है। अब आ जाइए इसका नेक्स्ट पार्ट पे, जो घरेलू परिपथ से संबंधित कुछ मुख्य बातें जो यहाँ पे हमने दे दी हैं। इसी में से आपको आंसर भी मिल जाएगा। मुझे आप बताना कि आप जो घर में यूज़ करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं या फिर सीरीज़ करते हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका हमारे घरेलू परिपथ दो विद्युत परिपथों में बांटा गया है, जिसमें दो तरह के हम लगाते हैं। एक तो 15 एम्पियर जो हाई वोल्टेज लेते हैं, हाई करंट पे चलते हैं, जैसे फ्रिज और गीजर वगैरह, हीटर चलते हैं। लेकिन जो बल्ब, पंखे वगैरह हमारे जो छोटे उपकरण हैं, ये चलते हैं तो हमारे को 5 एम्पियर की विद्युत सर्किट लगानी पड़ती है। अब सोचोगे कि ये 15 एम्पियर क्यों दिया गया है, यहाँ 5 एम्पियर क्यों दिया गया, क्यों ना हम दोनों जगह 15 या दोनों जगह 5 यूज़ कर लें। तो देखिए, अगर हम 5 यूज़ इसमें करते हैं तो क्या होगा कि जो ये 5 एम्पियर वाला है ना, इसका करंट इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये काम करेगा नहीं, ये बंद कर देगा बार बार में इस सब चीज़ों को। लेकिन अगर हम 15 एम्पियर की चीज़ें लगा देते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं इससे, तो क्या है, ये धड़ल्ले से चलेगा बिना रुके टुके। और कभी लाइट तेज भी आएगी, क्या फ्लक्चुएशन पीछे से हो गया, मतलब आपके घर में ना कोई दिक्कत है लेकिन बाहर से ट्रांसफार्मर में या बिजली सप्लाई में ही दिक्कत हो गई, तो ये चीज़ें फूक जाएंगी, लेकिन ये करंट सप्लाई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये इसका करंट इससे बहुत ज़्यादा है। पंखा और बल्ब का जो करंट कंजम्पशन है, जो ये करंट लेता है, उससे कई गुना, 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना ज़्यादा होने की वजह से अगर पीछे से कोई सप्लाई में गड़बड़ आती है तो ये इसको बंद नहीं करेगा, बल्कि इनको और ज़्यादा सप्लाई, अगर हाई वोल्टेज आ गया तो इसको हाई दे देगा, और लो आ गया तो लो दे देगा। लो और हाई दोनों देगा तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम एम्पियर को बहुत महत्व देते हैं। इसके बारे में भी आप 10th 12th के बाद में ही 10th के बाद में 12th और 11th में ही पढ़ पाएंगे, और डिटेल्ड जो है 12th के बाद ही होता है। 12th तक आप बेसिक चलते हैं, बेसिक में भी बहुत कुछ आता है, और यही बेसिक आके आपके ग्रेजुएशन में काम आते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं। अभी से अपने आप को उसमें इम्प्रूव करिए और अच्छे से पढ़िए। पास होने के लिए पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आगे ग्रेजुएशन आपकी ख़राब होगी। अगर आप समझने के लिए पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए ये नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे नोट्स को, जो आपके बुक से बहुत समझदारी से सोच समझ के 2-2 3-3 लाइनों में बताए गए हैं, ताकि आप लोग उनको अच्छे से याद कर पाएँ। लघु पतन क्या होता है, यानी शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये बताना है। लघु पतन कैसे होता है, ठीक है। अति भारण क्या होता है, ये इसमें हमने बता दिया है। फ्यूज तार क्या होता है, सब कुछ है यहाँ पे, हर चीज़ों को आपको समझाया गया। अब प्रश्नावली की बात करें तो इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, भारत में उपयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। अभी अभी हमने बात की थी, भारत में 50 हर्ट्ज यूज़ किया जाता है। तो हर चीज़ नोट्स में दी गई है, आपको केवल नोट्स को पढ़ना है ढंग से, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां सबसे अधिक लोह चूर्ण एकत्रित होता है, तो ये आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, ये आपको बताना है। द्यू सूचक को चुंबकीय छड़ के पास लाते हैं तो उसकी सुई जो है विक्षेपित क्यों हो जाती है, यानी क्यों उसकी सुई इधर से उधर डायरेक्शन बताती है, आपको बताना है। गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होगी जब चुंबकीय छड़ और कुंडली स्थिर होते हैं। तो आप बता सकते हैं क्या होगी इसकी, तो आपको ये रीज़न नोट्स पढ़ने के बाद में समझ में आ चुका होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन की पूछा जाता है हमेशा बोर्ड के दौरान। दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का क्या लाभ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार में आपका जो बोर्ड में है आ सकता है। लघुपतन से क्या अभिप्राय है, ये भी आईएमपी में शामिल किया गया है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होता है, और वे कौन से कारक हैं जो सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। तो सारे कारक भी हमने नोट्स में बताए हैं। इसके बाद में 3 अंकीय जो प्रश्न बनते हैं, उसमें आपका एक आवेशित कण जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है और उस पर आरोपित बल चित्रानुसार दी गई दिशा में लगता है, तो उस आवेशित कण का स्वभाव क्या है, आपको बताना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं नोट्स में सही कर दूंगा, ठीक है। कागज के बाहर ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम लिखिए। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
दूसरा जो है इसमें कौन सा नियम लगा है ये बताना है। दूसरा भी नियम बताना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल जो है वो कौन से नियम पे कार्य करेगा। और ग पार्ट में पूछा गया किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा कौन सा नियम बताती है या कौन से नियम पे काम कर रही है ये बताना है। परिनालिका क्या है यानी सोलेनोइड क्या है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र एक समान कहाँ पर है या कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। इसके अलावा जो अंतिम प्रश्न जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति जो खींचनी है, जो मैंने आपको अभी अभी आकृति दिखाई थी चुंबकीय क्षेत्र की, वो देखना है। दो सुरक्षा युक्तियां बतानी है जिनका उपयोग परिपथ की और सांधित्रों की सुरक्षा में किया जाता है। यानी कि परिपथ को बचाना है, जो आपका सर्किट है उसको भी बचाना है, ठीक है। और सर्किट है और साथ साथ में सांधित्र मतलब इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं, उपकरण जो यूज़ कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। और अति भारण, ठीक है। अति भारण से आप क्या समझते हैं, मैंने अभी अभी डेफिनेशन आपको दिखाई थी, वहां से आप समझ सकते हैं। दीर्घ उत्तर, ये 5 अंकों के प्रश्न जो बनते हैं। चुंबक विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, एक क्रियाकलाप द्वारा आप इसको समझा सकते हैं। इस प्रक्रम का उपयोग कहाँ किया जाता है ये भी बताना है। इसका दूसरा क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख आपको बताना है। जो घरेलू का मैंने अभी अभी आपको नोट्स में दिखाया था, घरेलू परिपथ का, उसको बनाना है। और विद्युतमय तार, उदासीन तार, ये विद्युतमय तार और उदासीन तार और भू संपर्क तार का रंग बताएं और उसके कार्य लिखें। विद्युतमय तार किस कलर का होता है आपको अच्छी तरह से पता है, ये होता है रेड आपका, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होता है। उदासीन तार जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है, ये आपका ब्लैक होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव होता है। भू संपर्क तार जो है इसका रंग क्या होता है, इसका होता है ग्रीन। और भी कलर हो सकते हैं लेकिन हम ज़्यादातर ग्रीन भी होता है और साथ साथ में इसमें कॉपर की प्लेट भी यूज़ हो जाती है, कॉपर प्लेट। तो ये भी है रीजंस। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के, तो इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसको भी आप हर चैप्टर के डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में हिंदी मीडियम तो आप देख ही रहे हैं, सारे चैप्टर्स के मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनको ज़रूर आप डाउनलोड कर लें और ढंग से पढ़ लें एक बार। क्योंकि आप बहुत बड़ा चैप्टर जो है 50 पन्नों का, 20 पन्नों का, 30 पन्नों का तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ये 10 पन्नों का नोट्स भी पढ़ते हैं। तो आपको बता रहा हूँ, जो पासिंग मार्क्स से डरते हैं, जिनको पास होने से डर लगता है, वो तो आसानी से पास हो जाएंगे अगर ये नोट्स पढ़ते हैं। और जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो नोट्स से क्लियर कर सकते हैं। और जो बच्चे 90+ जाना चाहते हैं उनके लिए तो मैं क्वेश्चन सीरीज ला ही रहा हूँ साथ साथ में। तो ये जैसे ही आपके नोट्स कंप्लीट होते हैं तो क्वेश्चन सीरीज चालू हो जाएगी। मॉडल पेपर्स तो चल ही रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जब जब मैं आपको मॉडल पेपर्स दे रहा हूँ, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, उसको पढ़ना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि सारे के सारे एनसीईआरटी हैं, आपके बुक से ही क्वेश्चन है, उन सभी को पढ़िए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।